औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवानों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है सर। आप सुनाए ठीक है? आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी सर। चलो ठीक हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, स्क्रीन भी नजर आ रही है जवानों? जी सर, नजर आ रही है। हाँ, ओके। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बताना। अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्टली जो बात मैं आपको समझा रहा था वो था कार्नेट इंजन और कार्नेट्स थ्योरम। तो कार्नेट इंजन के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने जो हमें कहा कि आप कोई ऐसा डिजाइन कर सकते हैं प्रोसेस जिसमें आप हीट हाई टेम्परेचर रेजरवायर से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका कुछ पार्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क डन में, और बाकी पार्ट जो है वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा लो टेम्परेचर रेजरवायर में। तो उस के लिए फिर मसला ये था कि किस तरह का सिस्टम डिजाइन किया जाए। तो उसके लिए फिर कार्नेट, सादी कार्नेट एक साइंटिस्ट था जिसने एक प्रोसेस डिजाइन किया था, एक साइक्लिक प्रोसेस डिजाइन किया, जिसके बारे में उसने कहा कि ये साइक्लिक प्रोसेस एग्जैक्टली थर्मोडाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। उसके लिए उसने कहा कि उसमें ये याद रखने वाली बातें, अब जो छोटे छोटे पॉइंट आप साथ साथ याद कर रखते जाएं। सबसे पहले उसने कहा कि उसमें दो प्रोसेसेस होंगे, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और ये साइकिल में चलेगा। और उस साइकिल का नाम उसने रखा आइडियल रिवर्सिबल साइकिल, और वो चलेगा बिटवीन टू हीट रेजरवायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। यही था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट कि एक ही रेजरवायर से लेकर के आप सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए दो आपको चाहिए, एक सोर्स एक सिंक चाहिए जो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हो, और उस हवाला से उसमें वर्क जो है वो कन्वर्ट होगा। नंबर वन। फिर वो जो साइकिल चलेगा उसका नाम क्या रख दिया? कार्नट साइकिल। बच्चों, उसका नाम क्या रख दिया? कार्नट साइकिल। और कार्नट साइकिल यूज क्या करता है? आइडियल गैस, यानी इसमें वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है। वो जो कल मैंने बताया था कि एक्चुअली जो चीज हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगी वो कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। और यहाँ पे हमने कार्नट साइकिल के अंदर, कार्नट इंजन के अंदर उस वर्किंग सब्सटेंस, वो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है। ये एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है, इसलिए ये जहन में रखें। अच्छा, दूसरा फिर आपको ये समझाना था कि जब कभी भी हम किसी बी प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको याद होगा जो दो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे उन प्रोसेस के लिए हमने उनकी पीवी डायग्राम बनाई थी। अब ये जो फॉर द प्रेजेंट केस हमारा प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, और ये साइकिल जो है वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है। और इस साइकिल में दो तरह के प्रोसेसेस हिस्सा लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, है नहीं? एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो, यानी इस साइकिल में दो तरह के प्रोसेस, अभी ये नहीं कितने स्टेप्स होंगे, दो तरह के प्रोसेसेस होंगे जिनमें आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे। तो उनकी फिर पीवी डायग्राम बनानी है। जब आप उस पूरे साइकिल की पीवी डायग्राम बनाओगे बच्चों, तो वो एक इस तरह से लूप बनेगा पीवी डायग्राम के अंदर। ये लूप देख लें जरा, यहां से स्टार्ट हुआ है, इस तरह चला है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और वापस इस तरह से, ये कंप्लीट हुआ है साइकिल। इसको हम कहते हैं पीवी डायग्राम ऑफ द कार्नट साइकिल। ये अलहदा से एम शार्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है, ड्रा द पीवी डायग्राम फॉर कार्नट साइकिल। ये अलहदा से आपसे सिर्फ डायग्राम ड्रा करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जहन में रखना है। ठीक है जी? अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात ये है कि आपके पास जो
है? बच्चों मुझे बता दें, डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आप लोगों को मेरी आवाज दोबारा आ रही है? जी सर आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। ये नेट की वजह से ना डिस्कनेक्ट हो गया था। खैर, मैं बात कर रहा था कि अगर आपको वो बीच में से भूल गई, मतलब समझ नहीं आई, तो ये कार्नट साइकिल है, इसकी पीवी डायग्राम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो कार्नट साइकिल है कितने स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो बच्चों ये 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना, और देखते हैं वो 4 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे जो पहला स्टेप है उसको कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि इसमें इस पूरे साइकिल के अंदर 4 स्टेप्स होंगे, और हर स्टेप में या तो हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस या हो सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस चारों स्टेप में जो पहला स्टेप लिया जाता है उसको कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1। आपको बता समझाया हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर, जो जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी जब वो एक्सपैंड करेगी गैस, तो एक्सपैंड करने पर क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल करने की कोशिश करेगा। अब अगर हम इसको कहते हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हमने उस टेम्परेचर को फॉल नहीं होने देना। तो जब टेम्परेचर फॉल नहीं होने देना, तो फिर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि गैस को जब आइसोथर्मली एक्सपैंड करना अलाउ किया जाता है किसी खास टेम्परेचर T1 पर, तो गैस जो है वो हीट अब्सॉर्ब करती है। बच्चों बात समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। और वो हीट कहाँ से उसने ली है? हॉट रेजरवायर से। इसी तरह से इसको फिर पीवी डायग्राम के ऊपर जिस कर्व से किया गया रिप्रेजेंट, वो ए बी कर्व है। और ये देख लें, यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर रहा हूं उसको, ए बी कर्व को। ए बी कर्व यहाँ पर है, ये ये आइसोथर्म है। और इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों हीट Q1 अब्सॉर्ब होगी, हीट Q1 अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप बच्चों इसमें है, दूसरे का हेडिंग आपने देना एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमें पता है एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई हीट इंटर या लीव नहीं करेगी, जिसमें कोई हीट इंटर या लीव नहीं करेगी। टेम्परेचर फॉल कर सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है। और हमें पता है कि एक्सपेंशन में क्या होगा, क्योंकि हीट जो है वो इंटर नहीं हो सकती। जो ही ये गैस एक्सपैंड करेगी तो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, और सपोज कर लेंगे वो टेम्परेचर ड्रॉप करके T2 हो गया। और उस एडियाबैट को मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये है एडियाबैट, जो जिसमें टेम्परेचर फॉल कर गया है, इसमें कोई हीट इंटर और लीव नहीं हुई, लेकिन ये टेम्परेचर फॉल कर गया है। और इस टेम्परेचर के फॉल करने की वजह से यहाँ पे प्रोसेस हुआ है जिसमें ए से बी तक सिस्टम चला गया है, और टेम्परेचर फॉल करके T2 हो गया है। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया कर्व BC से। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला है हमारे पास तीसरा प्रोसेस, और वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये याद रखना, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब कंप्रेस हुआ है, इसलिए बच्चों इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके नतीजे में हीट जो है वो सिस्टम को लीव करेगी। और यही वो प्रोसेस है जिसमें कहा था कि हीट सिस्टम को लीव करना चाहिए लो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर पहले आ चुका था एडियाबैटिक प्रोसेस में, और फिर उस वक्त हीट
जब फिर फर्दर हमने उसको कंप्रेस किया आइसोथर्मली, आइसोथर्मल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, जब कंप्रेस किया तो टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, उतनी हीट हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देनी है। तो इस तरह से T2 टेम्परेचर के ऊपर हीट जो है वो रिजेक्ट हो गई है लो टेम्परेचर रेजरवायर को या कोल्ड रेजरवायर को, और इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया है CD से। और फिर आप सिस्टम को वापस इनिशियल स्टेट में लेके आना है, तो उसके लिए बच्चों नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका नाम हमने रखा हुआ है एडियाबैटिक कंप्रेशन। जाहिर है अब नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम, एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और तब तक एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस करना है जब तक वो टेम्परेचर इनिशियल T1 ना हो जाए। तो क्यों? क्योंकि साइकिल को मुकम्मल करना है। तो फिर इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया है DA से। तो बच्चों इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस जो है, ये कार्नट साइकिल है, इसको समझा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब याद ये रखना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलहदा पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब करें आप कार्नट साइकिल, जस्ट स्टेप्स ऑफ कार्नट साइकिल। तो 4 स्टेप्स हैं, इस तरह डिस्क्राइब करने हैं चारों स्टेप्स। इनके नाम बाज दफा सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है, बाज दफा उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये 4 स्टेप्स हैं इसमें। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप इसका आ जाता है करंट साइकिल का। अब हमें चाहिए इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जनरल फार्मूला भी आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्टेप है, एक छोटी सी कंडीशन है जिसमें ये कहा गया है कि थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड all the time so that each process is perfectly reversible। अभी हम ऊपर ने हमने दावा किया था कि साइकिल जो है वो रिवर्सिबल है, और जब साइकिल रिवर्सिबल होता है तो बच्चों ये याद रखना कि उसमें हमेशा हर स्टेप जो है वो खुद रिवर्सिबल होना चाहिए, परफेक्टली रिवर्सिबल होना चाहिए। ये साइकिल में 4 स्टेप्स थे, 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबैटिक। हर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल होना चाहिए, और उसके लिए जो परफेक्टली रिवर्सिबल है उसके लिए जरूरी होता है कि जो प्रोसेस चाहे वो एडियाबैटिक हो चाहे वो आइसोथर्मल हो, उसमें इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रखी जाए, और फिर वो सारा परफेक्टली रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट अगला स्टेप, ये एक पॉइंट खत्म हो गया। अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि चूंकि वर्किंग सब्सटेंस जो है, ये बात पहले भी समझाई हुई है आपको, चूंकि वर्किंग सब्सटेंस सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझाई थी, रिटर्न करता है टू द इनिशियल स्टेट। जब इनिशियल स्टेट में रिटर्न करता है तो नो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाती है। ये आपको समझाई थी बात अलहदा से कि जब हम कहते हैं सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया है, तो आपको समझाया था कि उसमें इनिशियल स्टेट में आने का मीनिंग ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज पहले होती हैं, वही वेरिएबल की वैल्यू फिर बाद में दोबारा हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइकिल जो है वो रिवर्सिबल हो गया है, और वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो सिस्टम है, वो वापस इनिशियल स्टेट में आ गए हैं। तो इस तरह से हमें जब पता चला कि हमने कहा ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, और सिस्टम वापस जब इनिशियल स्टेट में आया है, तो जो टेम्परेचर पहले था वही अब होगा, जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही अब होगी, जो प्रेशर पहले था वही अब होगा, जो वॉल्यूम पहले था वही अब बाद में होगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि कार्नट साइकिल में दोबारा वो उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है, यहाँ से होते हुए उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। तो इस तरह से यहाँ से हमें ये पता चला कि इसमें इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। तो इसलिए चेंज क्या हो गई, जीरो। जब चेंज जीरो है तो फिर इस सूरत में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने लिखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बराबर होता है किसके, क्यू हीट absorbed इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। फिलहाल ये क्या है, जीरो।
जब ये 0 है तो फिर आपके पास Q किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली वर्क डन के बराबर। और Q आप देखना है कितना है, Q के बारे में भी आपने ख्याल रखना है, उसकी बात भी समझनी है। देखें, सिस्टम को हीट आपने प्रोवाइड की Q1, उसने जो यूटिलाइज की और उसका नाम है Q, और जो उसने रिजेक्ट कर दी वो क्या है, Q2। तो ऑब्वियसली ये नजर आ रहा है जितनी हीट प्रोवाइड की और जितनी उसने रिजेक्ट कर दी, तो यूज कितनी की होगी, जितनी प्रोवाइड की माइनस जितनी उसने रिजेक्ट कर दी, और ये क्या हो गया, Q। तो इसलिए बच्चों, सिस्टम ने जो हीट यूज की वो Q, इसका मतलब इस Q की जगह हम क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2। तो अब ये एक्सप्रेशन आप समझ गए होंगे कि ये जो W लिखा है इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ये कैसे है, और ये भी समझ गए होंगे कि Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 कैसे है। फिर बच्चों नेक्स्ट स्टेप आता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी में ये बात याद रखनी है आपने कि एफिशिएंसी हीट इंजन की जो है या किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफाइन की जाती है कि आपने आउटपुट में क्या हासिल किया डिवाइडेड बाय आपने इनपुट में क्या दिया। फॉर द प्रेजेंट केस चूंकि ये हमारा हीट इंजन है, तो आउटपुट में इसका वर्क होता है, और इनपुट में हम इसको एनर्जी देते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो बच्चों, इसलिए एफिशिएंसी जो है वो हो गई आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और फॉर द इंजन हमें आउटपुट वर्क चाहिए और इनपुट एनर्जी चाहिए, तो एफिशिएंसी बनेगी। अच्छा, एफिशिएंसी के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो सिंबल है ईटा। ये ग्रीक वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन है ईटा, और उसको इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है। तो आउटपुट वर्क बच्चों अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, नजर आ रहा होगा। और फिर इसी तरह से बच्चों इनपुट एनर्जी वो भी हमने कैलकुलेट की हुई, ये नजर आ गई। नहीं ये नहीं, सॉरी, इनपुट एनर्जी हमारी Q1 है, क्योंकि हमने जितनी एनर्जी उसको दी वो अलग बात है, सिस्टम ने वो एनर्जी रिजेक्ट कर दी, जाया कर दी, जो मर्जी कर दी है, इससे कोई गर्ज नहीं हमारा। हमारा असल गर्ज ये है कि हमने इनपुट में एनर्जी दी कितनी थी उसको। तो बच्चों, आउटपुट वर्क क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 ओवर इनपुट हो गई Q1। तो जब इसका डिवाइड किया Q1 Q2 से कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, Q2 पे जब डिवाइड किया तो एज इट इज आ गया। तो बच्चों ये अब आपके पास एफिशिएंसी आ गई, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड टू द reservoir divided by heat given to the system. द एनर्जी ट्रांसफर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे हम एक इन्वॉल्व करने लगे हैं, Q1 Q2 की जगह टेम्परेचर लिखने लगे हैं, यानी अभी हमें ये जो प्रोसेस है इसमें Q1 हीट अब्जॉर्ब हुई या Q2 हीट रिजेक्ट हुई, ये मुश्किल होता है इसको कैलकुलेट करना रियल वर्ल्ड में सबसे आसान चीज क्या है कि आपको रेजरवायर्स का टेम्परेचर पता होता है, तो रेजरवायर के टेम्परेचर की टर्म्स में इसको हमने अब करना है चेंज। तो बच्चों याद रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट रिजेक्ट होती है या अब्जॉर्ब होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जिस टेम्परेचर के ऊपर वो अब्जॉर्ब या रिजेक्ट हुई। बच्चों ये बात दोबारा से सुन लें, क्या मैंने कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, किस प्रोसेस में बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट रिजेक्ट हो या जो हीट अब्जॉर्ब हो वो प्रोपोर्शनल होती है जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट रिजेक्ट हुई है और या जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट जो है वो अब्जॉर्ब हुई है। हम हमारे सिस्टम ने Q1 हीट अब्जॉर्ब की थी एट टेम्परेचर T1, तो इसलिए बच्चों देखें हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी उस हिसाब से लिखी है। फिर इसी तरह से Q2 और Q2 अब्जॉर्ब हुई रिजेक्ट हुई थी एट T2 पर, इसलिए वो प्रोपोर्शनल लिखी है। दूसरा फैक्ट बच्चों ये याद रखें, जब कभी भी हमारे पास दो क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं तो उन क्वांटिटीज की रेशो बराबर होती है। तो Q2 प्रोपोर्शनल था T2 के
और Q1 प्रोपोर्शनल था T1 के, तो जो रेशो Q2 की Q1 के साथ होगी वही रेशो T2 की T1 के साथ होगी। तो इसलिए यहां से बच्चों पता चला कि T1 की जगह Q1 की जगह T1 लिख सकते हैं, Q2 की जगह T2 लिख सकते हैं, या फिर जो जहां पे रेशो Q उनकी Q1 Q की रेशो Q1 की रेशो Q2 के साथ होती है, वहीं पर T1 की रेशो T2 के साथ लिख लेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बना है, जिसमें T1 टेम्परेचर जो है वो T1 यहाँ पे लिखा है, T2 यहाँ पे लिखा है। इसी तरह फिर ये अब आपके पास है, नजर आ रहा होगा। द एफिशिएंसी यूजुअली टेकन इन परसेंटेज, तो आमतौर पे एफिशिएंसी चूंकि परसेंटेज पे ली जाती है, तो इस सूरत में बच्चों सिंपली क्या करना है आपने कि मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। इस सूरत में मल्टीप्लाई बाई 100 करने से परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई। तो ये फार्मूला परसेंटेज एफिशिएंसी का भी याद रख लें। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे मुतालिक कुछ काम हो सकता है। Thus the efficiency of Carnot engine depends upon, ये important बात, depends on the temperature of the hot and cold reservoir। बच्चों टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रेजरवायर किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रेजरवायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ये दोनों पॉइंट जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं, और अकेला अकेला ये पॉइंट एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। इसको नोट करें। द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस, the larger the temperature difference of two reservoirs, the greater the efficiency। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, बात एमसीक्यू में अक्सर पूछी जाती है, वो है कि एफिशिएंसी यानी इट मीन एफिशिएंसी कैन नेवर बी 1 और 100%। एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती या 1 नहीं हो सकती। एनोटेट ना करें बच्चों, कोई बात पूछनी है तो मुझसे पूछ लें। अब आप इसका मतलब आपकी तवज्जो एनोटेशन की तरफ है, आपकी तवज्जो पढ़ने की तरफ नहीं है। आप बात सुने 100%। अब मैं वो समझाता हूँ एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, क्या मतलब हुआ इसका कि 100% नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, इसका मीनिंग क्या है, कैसे हमें पता चला? फार्मूले से अंडरस्टैंड करते हैं। फार्मूले से अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने जो है मैं एफिशिएंसी का फार्मूला लिखता हूँ और उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये है फार्मूला एफिशिएंसी का, और देखते हैं इससे हमें मीनिंग कैसे पता चला। T2 ओवर T1। बच्चों देखें, हमने कहा था कि टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, किसका? सोर्स और सिंक का, और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा बड़ा होगा सिंक के टेम्परेचर से। जब बड़ा होगा तो बच्चों ये वाली रेशियो लेस देन 1 होगी। जब ये वाली रेशियो लेस देन 1 होगी तो 1 में से कुछ माइनस होगा, तो आंसर एफिशिएंसी का जो है वो 1 से हमेशा लेस आएगा। ठीक है ना, इट इज लेस देन 1 ऑलवेज, अगर आपका सोर्स और सिंक का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए पहला दावा हुआ कि इट कैन नेवर बी 1। और जब 1 नहीं होगी तो मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो 100% भी नहीं हो सकती। तो कैन नॉट 1, कैन नॉट 100%, ये तो एक बात होगी। फिर ये हो क्यों नहीं सकती? हो इसलिए नहीं हो सकती कि एफिशिएंसी 1 सिर्फ एक सूरत में होगी, जिस सूरत में T2 0 हो जाए, यानी सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए, तो उस सूरत में यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 0 ओवर समथिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो एफिशिएंसी 1 हो जाए। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई ऐसा सिंक नहीं है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो, माइंड यू, नॉट 0 डिग्री सी। ये हो सकता है 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट अटेनेबल टिल नाउ, अभी तक ऐसा है, हम उसको नहीं कर सकते। इसलिए एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती।
ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन करके फार्मूला लिख के बताओगे। सच रेजर्वायर आर नॉट अवेलेबल एंड हेंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी अगर पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप यहां तक उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है कि फिर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो ये अपर लिमिट ऑन एफिशिएंसी है, ये दावा किया था और ये ऐसा ही है। ये कार्नेट ने ये दावा किया था कि जो अपर लिमिट है बच्चों, ये ना थोड़ा सा प्रिंट आउट में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, तो अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। Nevertheless, the Carnot cycle establishes the upper limit on the efficiency. अपर लिमिट ऑन द एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कार्नट इंजन की बेस के ऊपर आप जितने भी रियल इंजन बनाएंगे, क्योंकि ये तो आइडियल इंजन है, उसमें प्रोसेस साइक्लिक होगा लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं होगा। अच्छा, आइडियली क्योंकि हमारे पास कोई रिवर्सिबल साइकिल या रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, उसमें दूसरा इफेक्ट ये होगा कि एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो फिर वो एनर्जी उसमें जाया हो जाएगी जो सिस्टम की एनर्जी प्रोवाइड की है, वो वर्क में कन्वर्ट करने और रिजेक्ट करने के अलावा भी या यूज जाया हो जाएगी। तो इसलिए चूंकि कार्नट साइकिल, कार्नट इंजन बेस करता है आइडियल कार्नट साइकिल के ऊपर, जिसमें हमने हीट लॉस को 0 कंसीडर किया हुआ है और प्रोसेस आइडियल परफेक्ट कंसीडर किए हुए हैं, इसलिए इस कार्नट इंजन की जिसमें साइक्लिक प्रोसेस भी, जिसमें प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है और साइक्लिक रिवर्सिबल है और कोई हीट लॉस नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। इससे ज्यादा एफिशिएंसी का इंजन और नहीं बन सकता। यही जो स्टेटमेंट है इसको हमने कार्नट थ्योरम कहना है। तो शुरू में आपको बताया था कि कार्नट थ्योरम एक स्टेटमेंट होगी अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल, जो अभी बात समझाई आपको। आल्सो एनर्जी डिसिपेशन इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन नागुज़ीर, जरूरी, यानी रियल इंजन में लाजमी तौर पे, जरूरी तौर पे कुछ ना कुछ एनर्जी जाया हो जाती, इसलिए इसको कहते हैं इनएविटेबल। दिस फैक्ट इज स्टेटेड इन कार्नट थ्योरम। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि कार्नट थ्योरम क्या है। नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। यानी कोई भी हीट इंजन आप बना लें और एक कार्नट इंजन बना लें, हीट इंजन को ऑपरेट करें 2 टेम्परेचर के दरमियान और उन्हीं 2 टेम्परेचर के दरमियान कार्नट इंजन को आप ऑपरेट करें, तो कार्नट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो जो ओरिजिनल इंजन है उससे ज्यादा होगी हमेशा। अगर आपने वो ओरिजिनल इंजन भी बहुत परफेक्ट बना लिया तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उसके बराबर हो जाए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इस बात को कहते हैं कि कार्नट इंजन, कार्नट थ्योरम। कार्नट थ्योरम दूसरे तरीके से इस तरह स्टेट किया जा सकता है, all Carnot's engine operating between same two temperature, all Carnot engines operating between two same temperature have same efficiency irrespective of the nature of working substance। तो इससे पता ये चला कि कार्नट इंजन की एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी वहां पे हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वहां पे हमने आइडियल गैस अस्यूम की थी इसलिए उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी डिपेंड ही नहीं करती का वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, इसलिए वहां पे आइडियल हो या आम एयर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम के दरमियान हमने चलाया तमाम कार्नट इंजन को तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो सेम रहेगी।
ये दूसरी स्टेटमेंट है कारनट थ्योरम की। तो जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इन दोनों स्टेटमेंट को ज़हनशीन करके रखना है। In most practical purpose, the cold reservoir is nearly at room temperature, so the efficiency can only be increased by raising the temperature of hot reservoir. बच्चों ये याद रखना। All real heat engines are less efficient than Carnot engine due to friction and other heat losses. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट आपने लिखना है। ये एग्जांपल आपने खुद करनी है। ठीक है बच्चों। आज हम जो बात हम करने लगे हैं नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है उसमें हमने ये बताना है ऐसा स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस और उसका स्केल, जैसे सेंटीग्रेड स्केल है, जैसे फारेनहाइट स्केल है। तो सेंटीग्रेड स्केल में अगर आपको याद होगा तो उसमें एक 0 वाला पॉइंट होता है और एक 100 वाला पॉइंट होता है। 0 वाला पॉइंट जो है उसको 0 डिग्री सी कहते हैं, 100 वाले पॉइंट को 100 डिग्री सी कहते हैं। 100 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक दर्जा 1 डिग्री सी कहलाता है, याद रखना। एक दर्जा 1 डिग्री सी कहलाता है। इसी तरह फारेनहाइट में भी ऐसे किया जाता है। फारेनहाइट में 212 में तकसीम किया कर लिया जाता है। तो ये कोई डिफरेंट तरीकेकार हैं। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर का 2 पॉइंट लगाए जाते हैं। उन पॉइंट्स के दरमियान जो है वो फिर आपने क्या किया जाता है, दर्जे लगा दिए जाते हैं। अब आपको पता है कि जब हम आम थर्मोडायनामिक स्केल आम टेम्परेचर स्केल बनाते हैं तो आम टेम्परेचर स्केल में जैसे आपके ये जो थर्मामीटर आपको मिलते हैं इसमें मरकरी होती है बच्चों, इसमें मरकरी होती है। अब मरकरी एक्सपैंड करती है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से मरकरी जितना एक्सपैंड करती है उतना दर्जा बढ़ जाता है। यानी वो तो इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी वाले थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल मरकरी वाले टेम्परेचर स्केल में असल में हमने ट्रिक क्या यूज किया कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द मरकरी है। ठीक है ना। हमें पता चल गया कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वहां से हमने एक शीशे की नाली लेकर के उसके अंदर मरकरी डाल ली और यहां से ये पता चला कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा मरकरी का, वो मरकरी का पारा ऊपर चढ़ेगा, मरकरी ऊपर चढ़ेगी और वहां से हमें पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर हमारा राइज हो गया। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी हमने वहां पे कंसिडर कर ली। और ये याद रखना, जो प्रॉपर्टी आपने कंसिडर करनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और ऐसी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी ढूंढ के हम स्केल बना लेते हैं। ये वेरी सिंपल सिचुएशन है स्केल बनाने के लिए। लेकिन बच्चों हमें पता है कि मरकरी एक खास टेम्परेचर के बाद जम जाएगी या एक वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर स्केल ऐसे बनाया हुआ वर्क नहीं करेगा। तो बच्चों ये याद रखना, जब भी हम टेम्परेचर स्केल बनाते हैं तो कोई ना कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर टेम्परेचर की मेजरमेंट डिपेंड कर रही होती है। और उसका मसला ये पड़ता है कि वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी जगह के ऊपर जा करके चेंज हो जाती है, वो प्रोपोर्शनल नहीं रहती, स्टेट चेंज हो जाती है। मसलन अगर बहुत हाई टेम्परेचर आपने मेजर करना है तो मरकरी क्या करेगी, मरकरी एवेपोरेट हो जाएगी, वो लिक्विड की बजाय गैस बन जाएगी, उसके वेपर्स बन जाए। अब जब वेपर बन जाएंगे वो तो उस तरह एक्सपैंड नहीं करेंगे जैसे वो लिक्विड में एक्सपैंड कर रही थी। तो वहां पे भी हमारा ये टेम्परेचर स्केल काम करना छोड़ देगा। तो बच्चों होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर स्केल कैसे बनाया जाता है, थर्मोमीटर या मेजरिंग डिवाइस कैसे बनाया जाता है और वो किस तरह किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चों उसकी जो डिपेंडेंस है उसको खत्म करना है। अगर हमने कोई ऐसा टेम्परेचर स्केल बनाना है जो तमाम टेम्परेचर मेजर कर सकता हो, वेरी लो टेम्परेचर भी, वेरी हाई टेम्परेचर भी, उसके लिए हमने उसको ढूंढना शुरू किया। बच्चों जब हमने उसको ढूंढना शुरू किया, ये बच्चों एक बात याद रख ले, मैंने कल भी कहा था, आप में से जो बच्चे शरारत करते हैं या चालाक बनते हैं वो दूसरे बच्चों को भेजते होंगे तो वो
मैं अब कुछ कह नहीं सकता उनको, या ना मैंने कुछ कहना है उनको, लेकिन मैं अगले जहान उनसे हिसाब करूंगा, क्योंकि ये चीटिंग है, बेईमानी है। आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो, उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे। अब मैं जो है ना वो अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुछ आपके भी हकूक हैं, आप पर भी मेरे हकूक हैं। वो ये है कि आप तवज्जो से लेसन को सुने, जो है उसमें कोई आप शरारत ना करें, कोई पंगा ना करें, बिला वजह लोगों को लिंक ना भेजें जो डिस्टर्ब करें यहाँ पे क्लास में आके। तो बच्चों इस बात का ख्याल रखना है अब आपने, ठीक है? वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा अगर हिसाब हुआ अगले जहां। पता नहीं अब क्या सूरत हाल बनती है वहां पे। बच्चों ठीक है, ये बात समझ आ गई है? अब आपको ये बात समझ आ गई है कि टेम्परेचर स्केल कैसे बनता है, थर्मोडायनेमिक सॉरी टेम्परेचर स्केल कैसे बनता है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कैसे डिपेंड करता है। बच्चों ये बात जहन में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी अगली बात को समझने के लिए। इसको हम फिर आगे लेकर के चलेंगे कल। उतनी अब मैं रुकता हूँ, 1 मिनट है हमारे पास, तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बच्चों। सरोज किधर हो, आवाज दो मुझे। जी सर। कोई बात है पूछनी? सर एक मिनट पढ़ लूँ थोड़ा। ठीक है, अब सोया तो नहीं पड़ा, तवज्जो से लेक्चर सुना है? जी सर। चंद्रा रहा होता, अब दोबारा से सुन लेना, उधर यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है? जी यहाँ पे सर। कोई मसला रह जाए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है? ठीक है बच्चों, सर यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? मैं लिंक भेज देता हूँ। YM फिजिक्स है, YM फिजिक्स, वाई कैपिटल है, MV कैपिटल है, लेकिन मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। ठीक सर। हाँ हाँ, अभी भेज देता हूँ। उसको अच्छे तरीके से देख लें, जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, रिकॉर्डिंग हुई हुई है, मैं रिकॉर्डिंग अभी जो है यूं ही होती है तो मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज। सर जी जी पूछें पूछें। सर ये आइडियल गैसेस जो होती हैं ये मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं? रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर ये कार्नेट इंजन मतलब फिर ये